नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। खास चर्चा में आज हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। राकेश जी, आज क्या है खास चर्चा? देखिए अजय जी, दर्शकों को सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं। जी। और आज जान जाइए कि आज की चर्चा जो है वो बेहद खास है। खास इसलिए है क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रशांत किशोर से राजद इतना परेशान क्यों है। क्या विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर राजद को झटके पे झटका देने वाले हैं? इस बात की आज चर्चा होगी जी। हमारे दर्शकों से। आज इस बात की भी चर्चा होगी कि गोपाल मंडल एक बार फिर नीतीश कुमार को परेशानी में डाल रहे हैं अपने बयानों से। आप जानते हैं गोपाल मंडल हमेशा अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। इस बार उन्होंने ऐसा क्या किया है कि नीतीश कुमार फिर से परेशान होंगे? तीसरी जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा है संजय झा से जुड़ा हुआ, कि संजय झा कितने दिनों तक जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे। ये बड़ा सवाल है और ये सवाल क्यों उठ रहा है, इस बात की आज चर्चा होगी। आज चर्चा इस बात की भी होगी कि मुकेश सहनी के हौसले अभी टूटे नहीं हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी कहाँ है, विधानसभा चुनाव में उनकी क्या तैयारी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में शून्य पाने के बाद मुकेश सहनी गायब हो गए हैं क्या? तो इस बात की भी आज चर्चा होगी। चर्चा इस बात की भी होगी कि नीतीश कुमार के लिए यदि 2025 का चुनाव अंतिम चुनाव है तो क्या तेजस्वी यादव के पास भी ये अंतिम मौका है, और इस अंतिम मौके को यदि तेजस्वी यादव चूक गए तो क्या होगा। जी। आज इन सभी बातों पर विस्तृत चर्चा होगी। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे आप? तो शुरुआत जो है वो शुरुआत कर देते हैं हम लोग प्रशांत किशोर से। जी। यदि बातें प्रशांत किशोर के बारे में करें तो प्रशांत किशोर को लेकर राजद इन दिनों काफी परेशानी का आलम यह है कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को एक पत्र जारी करना पड़ा। पत्र क्या जारी करते हैं? पत्र में वे लिखते हैं, राजद कार्यकर्ताओं को चेताते हैं कि आपको प्रशांत किशोर से बचकर रहना है। वो लेटर में लिखते हैं कि प्रशांत किशोर उर्फ प्रशांत किशोर पांडे ने जो जन सुराज पार्टी बनाई है जी। वो देखा जा रहा है कि राजद के कार्यकर्ता कई जिलों में उनसे जुड़ रहे हैं। तो ये राजद के लिए ठीक नहीं है। राजद के कार्यकर्ता उनसे न जुड़े क्योंकि वो एक राजनीतिक संगठन है। आप यदि सामाजिक संगठन सोच रहे होंगे तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि वो बीजेपी के बी टीम है। और यही कहते हुए जगदानंद सिंह ने ये कहा है अपने कार्यकर्ताओं से कि यदि आप लालू प्रसाद यादव को मानते हैं, आप सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, आप कर्पूरी ठाकुर, आप अंबेडकर को मानते हैं, उनके विचारों पर चलते हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो आप प्रशांत किशोर से दूर रहिए। अगर दूर नहीं हुए तो कार्रवाई भी होगी। अब देखिए इसका कारण क्या है, अब इसके कारण में जाइए, आप समझ पाइएगा कि प्रशांत किशोर जहां जहां मीटिंग कर रहे हैं जी। राजद के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर उनसे जुड़ रहे हैं। राजद टूट रहा है। बिहार के कई जिलों में, किशनगंज में भी गए, मुसलमानों का भी झुकाव प्रशांत किशोर के तरफ हो रहा है। इसीलिए प्रशांत किशोर पांडे लिखकर संबोधित किया ताकि ये बताया जा सके कि वो ब्राह्मण हैं, उनसे बच के रहना है। तो राजद की जो परेशानी है उस परेशानी को आप भी समझ गए होंगे, हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे कि जब पार्टी के कार्यकर्ता टूटकर प्रशांत किशोर के पास चले जाएंगे तो विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जो तेजस्वी यादव का सपना है मुख्यमंत्री बनने का, वो तो टूट जाएगा। और इसीलिए राजद परेशान है। तो राकेश जी, आप बता रहे थे कि गोपाल मंडल भी नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ा परेशानी का कारण बनने जा रहे हैं, तो क्या है परेशानी? देखिए गोपाल मंडल जो है वो जदयू के विधायक हैं, नीतीश कुमार के कभी काफी करीब रहे हैं, लेकिन गोपाल मंडल हमेशा विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। जी। अब
नीतीश कुमार रुपौली में जाते हैं बीमा भारती को हराने के लिए, और उसी बीमा भारती के बारे में गोपाल मंडल का जो बयान आता है वो आता है कि बीमा भारती की संभावनाएं रुपौली में सबसे अधिक है। अब ये सत्य है या सही है या नहीं है, ये अलग बात है। हो सकता है कि बीमा भारती चुनाव जीत जाए, लेकिन यदि चुनाव से पहले पार्टी के ही विधायक ये कहने लगे कि वहां बीमा भारती की स्थिति मजबूत है, वहां अति पिछड़े वर्ग एकजुट हो रहा है, क्योंकि वहां शंकर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में खड़े हो गए हैं और राजपूत समुदाय के जितने भी गुंडे हैं वो वहां पे एकत्र हो रहे हैं। तो यदि ऐसा बयान आता है गोपाल मंडल का, तो ये जदयू के लिए परेशानी का कारण है। नीतीश कुमार कहते हैं कि जाकर वहां पे कि बीमा भारती चली गई तो वो हार जाएंगी, और गोपाल मंडल बताते हैं कि उनकी स्थिति अच्छी है। तो अब ये तो नीतीश कुमार को असहज करने वाली बात है। तो यही परेशानी का कारण है। गोपाल मंडल को आप जानते हैं, वो अपने बातों से चूकते नहीं है, मन में जो आता है वो बोलते हैं। पार्टी की रणनीति क्या है, पार्टी क्या करना चाहती है, इससे गोपाल मंडल को कुछ लेना देना नहीं है। तो विधानसभा चुनाव में गोपाल मंडल को टिकट मिलेगा या कट जाएगा, ये भी अभी देखने वाली बात है। लेकिन अब जो है गोपाल मंडल के बयान जो है वो बदल गए हैं और वो नीतीश कुमार के लिए जो है असहज स्थिति मौजूद कर रहे हैं। जी, अब चर्चा में ये भी था कि संजय झा का भी कुछ मामला है, वो कब तक कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे? देखिए, संजय झा को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जी, संजय झा को ये कहा जा रहा है कि संजय झा जनप्रिय नेता नहीं बल्कि वो दलप्रिय नेता है, यानी कि दलों के नेता उनको पसंद करते हैं लेकिन जनता के बीच उनकी पकड़ नहीं है। न चुनाव लड़े हैं, हाँ वो चुनाव लड़वाए जरूर हैं। जी, एक बार वो चुनाव लड़े थे दरभंगा लोकसभा क्षेत्र का 2014 में, जब जनता दल यू अकेले लड़ी थी और वो चुनाव हार गए थे। अब कहा जा रहा है कि संजय झा को अन्य नेता जो जदयू में है वही नहीं चाहते, कहीं उनके प्रतिद्वंदी माने गुटबाजी जिसको कहते हैं वो जदयू में है, और इसीलिए जब वो पहली बार बनने के बाद कार्यकारी अध्यक्ष पटना आए तो उनके स्वागत में उस तरह की भीड़ नहीं जुटी जिस तरह की भीड़ ललन सिंह के समक्ष में सामने जुटी थी जब ललन सिंह बनकर आए थे, या नीतीश कुमार के लिए जुटती है। तो नीतीश कुमार तो जनप्रिय नेता है तो उनके लिए तो जुटेगी, ये स्वाभाविक है। लेकिन संजय झा की पार्टी पर पकड़ नहीं है, ये बात कहा जा रहा है। और संजय झा कितने दिनों तक रहेंगे? अब देखिए, संजय झा के पहले आरसीपी सिंह कभी नीतीश कुमार के दुलारे हुआ करते जी, थे। बिल्कुल। ललन सिंह वो भी दुलारे हुआ करते थे, लेकिन आरसीपी सिंह का भी हाल क्या हुआ, ललन सिंह का भी हाल क्या हुआ, ये सबके सामने है। आरसीपी सिंह की नजदीकी जब पार्टी से बढ़कर बीजेपी के लिए हो गई तो आरसीपी सिंह के पद हटा दिए। ललन सिंह की नजदीकी जब आरजेडी से ज्यादा बढ़ी तो ललन सिंह के पद हटा दिए। अब संजय झा है, संजय झा नीतीश कुमार के करीबी हैं और अभी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार दो ही लोगों की आजकल सुन रहे हैं। एक तो रिटायर्ड आईएएस है, उनका नाम अभी मैं नहीं लूंगा, दूसरे जो है वो संजय झा है। संजय झा के इशारे पर ही, संजय झा के सलाह पर ही नीतीश कुमार आजकल चल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार कितने दिनों तक चलेंगे? कभी आरसीपी सिंह के राय पर चलते थे, कभी ललन सिंह के राय पर चलते थे। कहा जाता है कि संजय झा की नजदीकी बीजेपी से है और आरोप लगाने वाले तो ये भी लगाते हैं कि जनता दल यू टूट जाएगा और सांसद बीजेपी में चले जाएंगे। ये संजय झा के तहत हो सकता है और इसीलिए संजय झा लगे हुए हैं नीतीश कुमार के साथ। तो अब देखिए, ये विपक्ष का आरोप है, मैं नहीं कर रहा हूं। तेजस्वी यादव, आरजेडी ये सब कहते रहते हैं, लेकिन देखिए कहने वाले कहेंगे विपक्ष का काम जो है, संजय झा अपने कामों में लगे हुए हैं
संजय झा सबसे पहले जल प्रबंधन करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने मीटिंग भी, एक बैठक भी बुलाई थी। अभी हाल में केंद्रीय सरकार से लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल भी आया हुआ था, जी। उनके साथ बैठक किया। और दूसरा उन्होंने कहा है कि बिहार को विशेष पैकेज की बातें हो रही है, वो निर्मला सीतारमण से भी मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो चुनाव के पहले संजय झा बिहार के लिए कुछ लाना भी चाहते हैं। तो संजय झा टिकते हैं या संजय झा के विरोधियों का बात कहा हुआ सत्य होता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। खास चर्चा में आपने मुकेश सहनी की भी चर्चा की है और उसमें आपने कहा है कि मुकेश सहनी हारे जरूर हैं लेकिन टूटे नहीं हैं, तो इसका क्या मामला है? देखिए, मुकेश सहनी के बारे में ये कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पे वे चुनाव लड़े, उनके प्रत्याशी, और बुरी तरह से हारे। और ये भी कहा जा रहा था कि आखिर मुकेश सहनी को मिला क्या? जिस राजभूषण चौधरी को वो राजनीति में लेकर आए, वो राजभूषण चौधरी आज बीजेपी के सदस्य बनकर केंद्र में मंत्री बन गए और मुकेश सहनी सड़क पर है। तो मुकेश सहनी के दिन अब लग जाएंगे और राजभूषण चौधरी अब मल्लाहों के बड़े नेता बन जाएंगे। लेकिन मुकेश सहनी के हौसले इसलिए नहीं टूटे हैं क्योंकि मुकेश सहनी ने एक विजन लेकर अपना आगे कार्य कर रहे हैं। उनके पास आय के दूसरे भी स्रोत हैं, धन आ रहा है और धन खर्च हो रहा है, दिख भी रहा है। गंगा नदी के बीच धार में क्रूज पर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक की है और 2 बड़े बड़े मछली लेकर बैठ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बताए, अपनी बातों को लोगों के सामने रखे कि जब तक बिहार, यूपी और झारखंड के मल्लाहों को आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक वे रुकेंगे नहीं और टूटेंगे नहीं, वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। विधानसभा चुनाव की उन्होंने 2 रणनीति बनाई है अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर, और उप मुख्यमंत्री के वो प्रबल दावेदार हैं तेजस्वी यादव के साथ। तो पूरी तरह से मुकेश सहनी अभी जुटे हैं, टूटे नहीं हैं, और इसका प्रमाण है कि वो बैठक पे बैठक अब कर रहे हैं, लगे हुए हैं। नीतीश बाबू का क्या मामला है? क्या इस विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के लिए आखिरी चुनाव होगा? देखिए, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए 2025 का चुनाव अंतिम चुनाव हो सकता है, लेकिन ये तेजस्वी यादव के लिए भी अंतिम मौका है, मैं मानता हूं जी। क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव 2020 में मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, यदि 25 में उनके पास मौका है तो 25 में यदि वो चूक गए तो समझिए कि क्या होने वाला है, क्योंकि 25 का जो है बड़ा क्रूशियल टाइम है। यदि इसमें वो नहीं आगे बढ़े तो फिर जो 30 का चुनाव होगा उसमें तो कई और प्रबल दावेदार आ जाएंगे, चिराग पासवान हो जाएंगे, नीतीश कुमार धीरे से साइड हो सकते हैं और फिर कई प्रबल दावेदार उभर सकते हैं। तो अभी जो नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है उसको भुना सकते हैं तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव के पास ये अंतिम मौका इसलिए भी है क्योंकि तेजस्वी यादव जब 15 में चुनाव लड़े थे, जब लालू प्रसाद यादव के देख रेख में वो चुनाव हुआ था, तब आरजेडी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और सरकार, भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे लेकिन उप मुख्यमंत्री पहली बार तेजस्वी यादव बने, और तभी लगा था कि जल्दी ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन इंतजार अब काफी लंबा हो गया, 10 साल का अंतर आ गया। 20 में एक मौका आया था, उसके बीच में 19 का लोकसभा चुनाव हुआ, वो तेजस्वी के नेतृत्व में हुआ और उसमें शून्य पर तेजस्वी यादव हार गए, 0 सीट मिला और उस समय 0 सीट मिला, लेकिन 16 विधानसभा क्षेत्रों में आरजेडी ने बढ़त बनाई थी। अब जब 24 का चुनाव हुआ है तो 23 सीटों पर चुनाव लड़कर 4 सीटें
पाई है और 77 विधानसभा सीटों में आरजेडी को बढ़त मिला है। जी बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में 24 का जो चुनाव है उसमें आरजेडी अच्छा कर सकती है। 123 का जो जादुई आंकड़ा है उसे पार करना है, जो वो उसके ऊपर पहुंच सकती है। इसीलिए तेजस्वी यादव लगे हैं और ये कह भी रहे हैं कि किसी कीमत पर उन विधायकों को टिकट नहीं दिया जाएगा जिनके बारे में ये लगेगा कि वे चुनाव हार जाए। किसी वैसे प्रत्याशी के टिकट के बारे में सोचिए भी मत जो आज राजद में तो है और सोचते दूसरे दलों के लिए है। तो इनका इलाज होगा, दूसरा क्षेत्र में जाइए, काम कीजिए, रिजल्ट दीजिए ताकि 25 के चुनाव में आपको टिकट दिया जा सके। तो तेजस्वी यादव जानते हैं, इसको उन्होंने अपने करो या मरो की तरह लिया है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि यदि तेजस्वी यादव के और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास अगर आखिरी मौका है तो तेजस्वी यादव के पास भी ये करो और मरो की स्थिति है, उनके पास भी ये आखिरी ही मौका है, इसको उन्हें देखना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल आपसे, अभी लालू यादव जी का स्टेटमेंट आया कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी, इसके क्या मायने? देखिए, लालू यादव बोलते रहते हैं, राजनीति में उन्होंने कई बातें बोली है। अब लालू यादव बोलते हैं, उस बात को उतनी गंभीरता से तो राजनीति में लिया ही जाता है। वो बोलते हैं, उसके बाद ये हो जाता है, कुछ ना कुछ लोगों की बयानें आने लगती हैं। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहा है कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी। तो सरकार वैसी ही स्थिति में गिर सकती है कि यदि चंद्रबाबू नायडू अपना समर्थन वापस ले ले या नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस ले ले। तो क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से लालू यादव की कोई अंदरूनी बातचीत चल रही है? चल रही है। वो अलग हो जाएंगे तब तो बात अलग है, नहीं होंगे तो कैसे गिरेगी? चाहने से तो नहीं गिरेगी। ये तो संख्या बल का खेल है और संख्या बल के खेल में कोई मेल नहीं दिख रहा है। तो इसलिए जो मुझे लगता है कि लालू यादव ने स्थापना दिवस पर आरजेडी के कहने के लिए कह दिया, जैसे वो कई बातें कहने के लिए भी कहते हैं, कार्यकर्ता के हौसला बढ़ाने के लिए कई बातें कार्यकर्ता के हौसला बढ़ाने के लिए कहते हैं और कई बातें वो राजनीति के ट्रैक को चेंज करने के लिए भी कहते हैं। एकदम उल्टा बात बोल देंगे, राजनीति की धारा बदल जाएगी और उसी पर चर्चा होने लगेगी, होगा या नहीं होगा ये अलग बात है। तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि न अभी नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को छोड़ने वाले हैं और न चंद्रबाबू नायडू छोड़ने वाले हैं। दोनों की अपनी अपनी जरूरतें हैं, दोनों की अपनी अपनी अभी मजबूरियां भी हैं। जितनी मजबूरी बीजेपी के पास है उससे कम मजबूरी इनके पास भी नहीं है। तो इसीलिए अभी गठबंधन बना रहेगा, नरेंद्र मोदी की सरकार अभी चलती रहेगी, मेरा जो मानना है। अब लालू जी किस आधार पर कह रहे हैं वो आने वाले समय में पता चलेगा। हो सकता है वो बड़े नेता हैं, कोई अंदर अंदर मामला खिचड़ी पका रहे होंगे तो उस आधार पर उन्होंने कहा है। लेकिन मेरे जो मैं समझ रहा हूं उसमें ऐसा मामला नहीं हो रहा है कि अगस्त में नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाए। तो खास चर्चा में हम आपके बीच इसी तरह के विश्लेषण को लेकर उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए और नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।